आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि अगर किसी सैलरीड पर्सन का एक्सेस टीडीएस कट हुआ है तो वो उसे कैसे रिफंड करवा सकता है। तो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, incometaxefiling.gov.in पर, और यहाँ पर आपको लॉगिन हियर करके ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूजर आईडी में अपना पैन और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको पैन नंबर ऑटोमेटिकली दिखेगा। असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है, असेसमेंट ईयर 2021, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनकम शो करने वाले हैं। आईटीआर फॉर्म नंबर आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप एक सैलरीड पर्सन है। तो आईटीआर सेलेक्ट करने के पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। उसके बाद फाइलिंग टाइप में आपको सेलेक्ट करना है ओरिजिनल रिवाइज, एंड सबमिशन मोड में आपको सेलेक्ट करना है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। अगर आपने पहले आईटीआर फाइल कर रखे होंगे तो आपको ये बैंक अकाउंट डिटेल दिख रही होंगी, और ये डिटेल्स को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये प्रीफिल कंसेंट देनी होती है कि जो भी डेटा आपको प्रीफिल मिलेगा उसे आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद ही उसे कंटिन्यू करना है। आईटीआर प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले आपको ये इंश्योर जरूर करना है कि आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। तो जनरली अगर आपकी ओनली सैलरी से इनकम है तो आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है, पर अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं या आपके रेंटल इनकम है मल्टीपल प्रॉपर्टीज से, तो उस केस में आपके लिए डिफरेंट आईटीआर एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारे टैब दिख रहे हैं। इन सारे टैब्स में डाटा फिल नहीं होता है, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा वही आपको फिल करना है। सबसे पहला टैब है इंस्ट्रक्शन का, आप चाहें तो इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ सकते हैं। सेकंड टैब है जनरल इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्डअप मिलती है, जैसे आपका पैन नंबर, नाम, सरनेम, आधार, ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली फिल्डअप मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या पीएसयू एम्प्लॉई हैं। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट करना है। फाइल अंडर सेक्शन में आपको यहाँ पर 139(1) सेलेक्ट करना है अगर आप 30 नवंबर 2020 के पहले फाइल कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप टीडीएस रिफंड पर्पज से अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो ये टैब सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आपका सारा इनकम का डेटा फिल होता है और यहीं पर आपका टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो इनकम का ये सारा डेटा आपको फिल करना है फॉर्म 16 के पार्ट बी से। तो आ जाते हैं फॉर्म 16 पे। तो फॉर्म 16 के आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर फॉर्म 16 का पार्ट ए है, और पार्ट ए में आपकी टीडीएस की डिटेल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों क्वार्टर का टीडीएस मिलाकर टोटल टीडीएस कट हुआ है 1,35,508 रुपीज़ का। तो पार्ट ए में आपकी टीडीएस की डिटेल होती है, और पार्ट बी में आपका टीडीएस का कंप्यूटेशन होता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका पार्ट बी है। अब फॉर्म 16 का जो फॉर्मेट होता है वो यूनिवर्सल होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो डिटेल्स दिख रही हैं ये एज इट इज नाम से आपको आईटीआर फॉर्म में भी दिखेंगी। तो अब सबसे पहले आप देखिए, आपको आईटीआर फॉर्म में ग्रॉस सैलरी दिख रहा है। ये ग्रॉस सैलरी कैसे आएगा, इन 3 अमाउंट का टोटल। सबसे पहले क्या है आपका सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो आप देखिए सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट सेक्शन 71। तो ये आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेकेंड है आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट 17(2) एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3). तो ये दोनों अमाउंट देखिए, वैल्यू ऑफ परक्विजिट 17(2) 0 है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3) ये भी 0 है। तो ये दोनों अमाउंट 0 रहने वाले हैं। तो आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई, 12,60,985। 12,60,985। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये ऑटोमेटिकली 50,000 आपको मिल जाएगा। तो हर सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो आपको फॉर्म 16 में भी दिखेगा ये। तो फॉर्म 16 में भी आप देखिए ये जो डिडक्शन है सेक्शन 16 की, सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन आती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए रहता है, एंड थर्ड प्रोफेशनल टैक्स। तो ये 3 डिडक्शंस यहाँ पर सेक्शन 17 में कवर होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको फॉर्म 16 में भी दिख रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरीके से इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कितना आ गया, 12,10,985। तो आपको ये ध्यान देना है, इस फॉर्म को आपको कुछ इस तरीके से फिल करना है कि ये पूरा एग्जैक्टली आपका मैच हो फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 में जो कैलकुलेशन है वो आपको एग्जैक्टली मैच करने हैं आपके आईटीआर 1 से, और उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करना है टीडीएस रिफंड का। तो अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो आपके फॉर्म 16 की मैचिंग से लेकर है। तो आप देख सकते हैं इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कितना है, 12,10,985। तो यहाँ पे भी देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कितना है, 12,10,985। ये सब कुछ ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर्म 16 में 0 है, तो इसे भी हम 0 रहने देंगे, क्योंकि हमारा अभी प्राइम फोकस क्या है, इस ITR फॉर्म को फॉर्म 16 से मैच करना है। तो इवन आपके केस में अगर होम लोन भी चल रहा है तो अभी आप इसे 0 रहने दीजिए, इसकी इन्फॉर्मेशन हम बाद में फिल करेंगे। एक बार हमारी सारी डिटेल्स फॉर्म 16 से मैच हो जाए उसके बाद हम एडिशनल डिटेल्स डालना यहाँ पर शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 12,10,985 का, और यहाँ पे भी आ गया 12,10,985 का। तो हमारा अभी तक डेटा बिल्कुल मैच कर रहा है और यही हमारा प्राइम फोकस है। उसके बाद आते हैं 80C की डिडक्शन पे। यहाँ पे देखिए 80C में जो डिडक्शन है फॉर्म 16 में वो दी हुई है 1,50,000। तो 80C का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1,50,000। तो इसमें आपका LIC का प्रीमियम, आपके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल का अमाउंट और इस तरीके की सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको डालनी होती है। और ये सारे बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया 1,50,000। अब आपको अगर अपने डिडक्शंस का मैक्सिमम फायदा उठाना है और रिफंड क्लेम करना है तो आपको डिडक्शंस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी डिडक्शन होंगी जो आपको फॉर्म 16 में नहीं मिलेंगी और आपके केस में हो सकता है वो डिडक्शंस अप्लीकेबल हो। अगर आप वो डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे तो आपका TDS रिफंड कम बनेगा। तो सारी डिडक्शंस को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो इस पर मैंने एक सेपरेट कोर्स डिजाइन किया हुआ है सैलरीड पर्सन के लिए, जिसमें मैंने सारे डिडक्शंस को काफी डिटेल में और ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। तो अगर आप अपने डिडक्शंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठा के अपने TDS को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को जरूर कंसीडर कीजिए। आप स्क्रीन पर कोर्स की डिटेल देख सकते हैं। कोर्स का नाम है टैक्स सेविंग ब्लूप्रिंट, जो कि स्पेशली सैलरीड पर्सन की नीड्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसका स्टैंडर्ड प्राइस है 999 रुपीज का, बट टैक्स गुरुजी सब्सक्राइबर्स के लिए एडिशनल 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो 999 पर फर्दर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि कुछ लिमिटेड डेज के लिए है। 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको इस कोर्स को बाय करते समय एक कूपन कोड यूज करना है टैक्स गुरुजी, और इस कोर्स को परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको बाय करने का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस कोर्स को बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं। और ये जो डिस्काउंट है वो कुछ लिमिटेड डेज के लिए ही रहेगा। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को जल्द से जल्द बाय कर लीजिए। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अभी फॉर्म 16 के साथ। तो फॉर्म 16 में 80C में हमने 1.5 लाख रुपए ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको 80D में डिडक्शन दिया हुआ है 1670 का। तो 80D पे आ जाते हैं, मेडिकल डिडक्शन 80D पे। तो 80D पे देखिए यहाँ पर आप डेटा डायरेक्टली फिल नहीं कर सकते हैं, आपको शेड्यूल फिल करना होगा। तो यहाँ पर प्लीज़ फिल शेड्यूल पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको बताना है आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को छोड़कर किसी की एज 60 से ज़्यादा है क्या, तो इस केस में नहीं है। और मेडिक्लेम का जो हेल्थ इंश्योरेंस है 1670 का 16, और इस केस में पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं पर उनकी कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिक्लेम नहीं लिया हुआ है पेरेंट्स के लिए, तो यहाँ पर नॉट क्लेमिंग कर दिया। तो 80D में इतना फिल करने के बाद वापस आ जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पर। तो यहाँ पर देखिए 1670 फॉर्म 16 के अकॉर्डिंगली आ गया 1670। देन आपका टोटल डिडक्शन यहाँ पे आ गई 1,51,670। फॉर्म 16 में टोटल डिडक्शन 1,51,670। टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई 10,59,315। टोटल इनकम 10,59,320। तो 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये जो है 10 के मल्टीपल में चलता है। तो अगर आपका ये टोटल इनकम 10 के मल्टीपल में नहीं है तो ये राउंड ऑफ कर देता है, इसलिए ये 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो टैक्स आ गया फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग 1,30,296, 1,30,296, और इसमें सेस जोड़ने के बाद जो टोटल टैक्स पेबल है 1,35,508, 1,35,508। तो फॉर्म 16 से एग्जैक्टली जो टैक्स पेबल का अमाउंट था वो मैंने मैच कर लिया। इतना हो जाने के बाद आपका आधा काम हो चुका है। ये अमाउंट मैच होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैक्स डिटेल में आपको ध्यान देना है, ये जो अमाउंट है ये आपका ऑटोमेटिकली फिलअप आएगा और ये आपका एग्जैक्टली मैच होना चाहिए फॉर्म 16 के पार्ट ए से, फॉर्म 16 का पार्ट ए। और यहाँ पर आपकी TDS डिटेल दिए हैं, तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। आपकी टोटल इनकम है 12,60,984 की, 12,60,984 की, और टैक्स का अमाउंट है 1,35,508, 1,35,508। ये अलर्ट जो डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ से उठ के आ रहा है, आपके फॉर्म 26A से उठ के आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया है, फॉर्म 16 के पार्ट बी से टोटल टैक्स एंड कंप्यूटेशन वाली टैब भर ली और टैक्स डिटेल वाली टैब को हमने मैच कर लिया फॉर्म 16 के पार्ट ए वाली डिटेल से। अब जब नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे
कि आपका यहाँ पर टोटल टैक्स पेड में 1,35,508 आ रहा है। इसका मतलब आपको टैक्स जो पे करना था वो करना था 1,35,508। आपका जो TDS कट हुआ वो भी कट हुआ 1,35,508, यानी पूरा का पूरा आपकी टैक्स लाइबिलिटी TDS से सेट ऑफ हो गई। तो आपका अमाउंट पेएबल भी आ रहा है 0 और रिफंड भी आ रहा है 0। यानी इस सिचुएशन में ना तो आपको कुछ पे करना है और ना ही आपको कोई रिफंड मिलना है। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपके फॉर्म 16 में केवल वही डेटा आता है जो एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करता है। तो अगर आपके केस में कोई ऐसी डिडक्शन अप्लीकेबल थी जो आपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं की, या फिर कम्युनिकेट की बट आपके एम्प्लॉयर ने उसको कंसिडर नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका एम्प्लॉयर उस पर ज़्यादा टैक्स डिडक्ट कर लेता है। तो अगर कोई ऐसा आइटम है जो आपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं किया है या फिर डिक्लेयर करने के बाद भी आपके एम्प्लॉयर ने कंसिडर नहीं किया है, तो उसे आप अपने ITR में शो करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट शो करने के पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी डिडक्शन आप एडिशनली क्लेम कर रहे हैं उसका प्रॉपर प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उस प्रूफ को यहाँ पर ITR फॉर्म में कहीं पे अपलोड नहीं करना होता है, उसको केवल आपको संभाल के रखना है। इन फ्यूचर अगर इनकम टैक्स से कोई इंक्वायरी आती है कि ये डेटा आपने कहाँ से फिल किया, तो उस समय आपको वो प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। इसलिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना जरूरी है, ये आपको ध्यान देना है। अब हमारे इस केस में ऐसे 2 डिडक्शन है जो एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है, जिसका प्रॉपर प्रूफ भी एम्प्लॉय के पास अवेलेबल है, बट एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं किया था, जिसकी वजह से TDS ज़्यादा डिडक्ट हुआ है। तो वो 2 आइटम यहाँ पर हम क्लेम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा टैक्स पेएबल कम हो जाएगा और हमारा रिफंड यहाँ पर शो होने लगेगा। अब वो 2 डिटेल कौन सी है वो मैं बता रहा हूँ। वापस आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पर। तो इस केस में सबसे पहला जो डिटेल है वो HRA का डिटेल है। HRA यहाँ पर आता है सेक्शन 1013A में। तो HRA का एग्जम्पशन कैलकुलेट करने का प्रॉपर तरीका होता है। इसका ऑफिशियल कैलकुलेटर है इनकम टैक्स पोर्टल पे। उस कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने पर जो एग्जम्प्टेड HRA आया वो आया 1,24,327। तो यहाँ पे कर दिया 1,24,327, तो ये क्लेम कर लिया। और दूसरा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में आता है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये अमाउंट भी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं किया हुआ था, बट इसका प्रॉपर प्रूफ यानी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट एम्प्लॉय के पास है, तो वो भी क्लेम कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 179,153। तो इस एम्प्लॉय का हाउसिंग लोन चल रहा है। हाउसिंग लोन की जो आप EMI पे करते हैं उस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो बाइफर्केशन है वो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में मिलता है, जो कि बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ से हमने इंटरेस्ट का अमाउंट फिल कर दिया और प्रिंसिपल का जो डिडक्शन है वो आपको 80C में मिलता है। बट 80C का जो मैक्सिमम डिडक्शन हो सकता है वो होता है 1,50,000। तो ये लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए हम प्रिंसिपल को क्लेम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ओनली इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर हम क्लेम कर पाएंगे। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट फिल कर दिया। तो ये 2 अमाउंट जो थे, HRA का अमाउंट और आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये दोनों अमाउंट का प्रूफ एम्प्लॉय के पास है, पर एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं किया हुआ था, इसीलिए एम्प्लॉयर ने ये दोनों डिडक्शन अलाउ नहीं की थी फॉर्म 16 में, जिसकी वजह से TDS ज़्यादा कटा हुआ था। तो ये दोनों हम जैसे ही क्लेम करेंगे तो हमारा टैक्स की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी और टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है, इसलिए रिफंड शो करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर HRA के साथ आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड आप बता रहे हैं कि आप रेंट पे रह रहे हैं और दूसरी साइड आप बता रहे हैं कि आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, यानी खुद का घर है। तो अगर आपके पास खुद का घर है तो आप रेंट का डिडक्शन कैसे ले रहे हैं? तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। अगर आपने जिस घर पे लोन लिया है वो किसी डिफरेंट सिटी में है और आपका जॉब किसी डिफरेंट सिटी में है जहाँ पे आप रेंट एक्चुअल में पे कर रहे हैं, तो उस केस में आप HRA और हाउसिंग लोन दोनों का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये दोनों अमाउंट क्लेम करने के बाद जो हमारा टैक्स पेबल आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, ये सब ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। टैक्स पेबल आ रहा है 66,215 रुपीज़ का। एम्प्लॉयर ने जो टैक्स काटा है वो काटा है 1,35,508 का। तो टैक्स पेबल कम है और टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है, जिसकी वजह से आप देखिए रिफंड का अमाउंट अब शो हो रहा है 69,290 रुपीज़ का। तो आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि आपका टैक्स रिफंड कब होता है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपका TDS कट हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको रिफंड होगा। रिफंड केवल तभी होगा जब आपके केस में ऐसी कोई डिडक्शन अप्लीकेबल थी जो आपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं की थी, या फिर कम्युनिकेट करने के बाद भी आपके एम्प्लॉयर ने कंसीडर नहीं की थी, तो उसको आप एडिशनली अपने ITR में डालकर क्लेम कर सकते हैं। बट अगेन आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं उसका प्रॉपर प्रूफ आपके पास होना चाहिए,
ताकि इन फ्यूचर अगर इनकम टैक्स से कोई इंक्वायरी आती है तो आप उसे प्रूफ प्रोवाइड कर सकें। तो टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपको रिफंड कौन से अकाउंट में चाहिए। तो ये ऑटोफिल आ रही है पिछले साल की ITR से। तो अगर आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालनी है, IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक एंड अकाउंट नंबर, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि किस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए। तो मेरे केस में हम लोग को HDFC वाले अकाउंट में रिफंड चाहिए, तो ये जो रिफंड है वो इस वाले अकाउंट में ही इन फ्यूचर आएगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर रिफंड आने में कितना समय लगता है। रिफंड का एज सच कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रोसेस है, बट जनरली 15 डेज से लेकर 120 डेज के अंदर आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ आपको और बतानी है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पे आप आइए और नीचे यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर अप्रैल 20 से लेकर जून 20 के बीच अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं जो टैक्स डिडक्टिबल है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, और अगर इस बीच में आपने कोई भी टैक्स डिडक्टिबल इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये छोटा सा वेरिफिकेशन है, आपको आए आपका नाम आ जाएगा, सन डॉटर ऑफ आपके फादर का नाम आ जाएगा, और कैपेसिटी में आपको यहाँ पर सेल्फ सिलेक्ट करना है। आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा, प्लेस में आपको आपका प्लेस टाइप कर देना है, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर अभी आप इसे सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसे ई वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। जब हम प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा, ये एक प्रीव्यू आएगा, यानी एक बार आपको फिर से इसे चेक करने का चांस मिलेगा, और चेक करने के बाद फिर उसे आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो प्रीव्यू एंड सबमिट पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं ये एक प्रीव्यू आ गया। अब यहाँ पर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चेक करना है, नीचे आके आपके रिफ़ंड का अमाउंट ज़रूर एक बार इंश्योर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टोटल टैक्स पेड था 1,35,508, और हमारा टैक्स कम बन रहा था जिसकी वजह से हमारा रिफ़ंड आ रहा था 69,290 रुपीज़ का। हमने बैंक अकाउंट कौन सा चूज़ किया है वो हम देख चुके हैं, हमारा बैंक अकाउंट सिलेक्टेड है, करेक्ट। और इतना इंश्योर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं योर रिटर्न हैज़ बिन सक्सेसफुली अपलोडेड, यानी आपका ITR फाइल हो चुका है। आप चाहें तो डैशबोर्ड पर आकर इसे एक बार चेक कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे आए, व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स पे आए, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आए, सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021 का रिटर्न यहाँ पर रिटर्न अपलोडेड पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, यानी आपका ITR अपलोड तो हो चुका है पर इससे ई वेरीफाई करना भी बाकी है। तो ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी हम देख लेते हैं कि ई वेरीफाई कैसे करना है। तो ई वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का टैब दिख रहा है, क्लिक हेयर टू व्यू योर रिटर्न्स पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो भी रिटर्न आपका ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हमारे केस में केवल 2021 का ITR आ रहा है जो कि ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। यहाँ पर आपको ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद ई वेरिफिकेशन के आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जो सबसे आसान ऑप्शन होता है वो होता है आधार OTP के जरिए ई वेरीफाई करना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको चूज़ करना है, आई वुड लाइक टू यूज़ आधार OTP। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आप नेट बैंकिंग भी यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में फिर आपको मैनुअली साइन करके एक्नॉलेजमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेंड करनी होती है। तो अभी मैं आपको आधार OTP के जरिए बता रहा हूँ। तो ऑप्शन 3 पे हमने क्लिक किया, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ। ऐसा करने से आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन सबमिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। एक बार फिर से चेक करते हैं, डैशबोर्ड पे गए, व्यू रिटर्न फॉर्म्स, इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। और यहाँ पे आप एक बार एक्नॉलेजमेंट फिर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ITR एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए ये जो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हुआ असेसमेंट ईयर 2021 का, अब यहाँ पर आपको प्रॉपर इनकम भी शो कर रहा है एंड डिडक्शन भी। यहाँ से आप अपना रिफंड का अमाउंट देख सकते हैं 69,290 रुपीज़ का जो हमने क्लेम किया। तो ये रिफंड जो है नेगेटिव में शो करता है। अगर आपका टैक्स पेबल होगा तो प्लस में शो होगा, और अगर नेगेटिव है यानी वो रिफंड का अमाउंट है। और नीचे भी आप देख सकते हैं डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, यानी इसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिजिकली भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ई वेरीफाई हो चुका है।
तो इतना होने के बाद आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि ये जो रिफ़ंड हमने क्लेम किया है, जिस अकाउंट में क्लेम किया है वो आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। प्री वैलिडेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग में जाइए और यहाँ पे प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो हमारे केस में जो HDFC अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है जो कि वैलिडेटेड है। अगर आपका वैलिडेटेड नहीं है तो यहाँ पर आपको ऐड बटन करके उस अकाउंट को प्री वैलिडेट करना पड़ता है। अगर आपका अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है तो उस केस में भी आपका रिफंड नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 15 डेज से लेकर 120 डेज के बीच में आपके प्री वैलिडेटेड अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट हो जाता है। जो भी एडिशनल डिडक्शन आपने क्लेम किया है उसका प्रूफ आपको संभाल के रखना है एक फाइल में, ताकि फ्यूचर इंक्वायरी में आप उसे प्रोड्यूस कर सकें और आने वाली प्रॉब्लम से बच सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे खास बात, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।